फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 8, तो इसका थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर इससे आगे बढ़ेंगे। इन्वायरमेंट मतलब हमारे आसपास का, हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें आती हैं, जितने रिसोर्स आते हैं, वो हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट होते हैं। जैसे एयर, वाटर, लैंड, ये कह सकते हो बायोटिक या एबायोटिक एलिमेंट्स। ठीक है। इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि देखो, इन्वायरमेंट हमें रिसोर्स देता है, उसकी हेल्प से हम प्रोडक्शन करते हैं, हमारी लाइफ को बनाए रखता है, हमें पानी, हवा, रहने के लिए जगह, सब कुछ देता है। इन्वायरमेंट है ना, जो भी वेस्ट होता है उसको ऑब्जर्व करता है। इन्वायरमेंट हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाता है। इन्वायरमेंटल क्राइसिस कब आते हैं? देखो, इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी है, जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो हमें प्रोवाइड करवाने की, लेकिन अगर हम उसका एक लिमिट से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करेंगे वो हानिकारक है। और इन्वायरमेंट की एब्जॉर्बिव कैपेसिटी भी लिमिटेड है, उससे ज़्यादा वो वेस्ट को अब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही करना होगा। ठीक है। क्योंकि अगर इन्वायरमेंटल क्राइसिस आए तो उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ओजोन लेयर खत्म हो जाएगी, क्योंकि इन्वायरमेंटल जो क्राइसिस होते हैं उनकी खुद की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। इन्वायरमेंटल क्राइसिस हो रहा है, इसके बहुत सारे कारण है। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वो रिसोर्सेज का ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रही है, गरीबी बढ़ती जा रही है, इससे लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए। अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, लोग गाँव को छोड़कर शहरों में जा रहे हैं, वहाँ पे बर्डन बढ़ रहा है। लोग इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं, जिससे पोल्यूशन बढ़ रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, इंडस्ट्रीज खुल रही है, जिससे पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल बढ़ते जा रहे हैं, हर कोई अपना पर्सनल व्हीकल कैरी करता है, और सिविक नॉर्म्स को तोड़ा जा रहा है। लोग खुद से ही पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, लोग खुद से ही गंदगी फैलाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग मतलब इन्वायरमेंट में टेम्परेचर का बढ़ना ग्रीन हाउस गैसेस के कारण। और ओजोन डिप्लीशन मतलब ओजोन लेयर है एक, जो हमारी जो ये पैराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे प्रोटेक्शन करते हैं, लेकिन ये खत्म होती जा रही है। इससे क्या हो रहा है, वो किरणें हमारी धरती तक पहुंच रही है और हमें नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही हैं। जो इंडिया है वो हर चीज़ में एफ्लुएंट है, हर चीज़ में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी है ना, हमारी जो सिचुएशन है वो ख़राब होती जा रही है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जा रही है। हमारे देश में पूरे वर्ल्ड की 18% पॉपुलेशन लाई करती है। तो इससे क्या हो रहा है, रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा मतलब एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। जो कंजप्शन है वो इन्वायरमेंट की एब्जॉर्बिव कैपेसिटी से ज़्यादा है। एयर पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। डिक्टो में ये भी यही बता रखा है, एक तो पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, लोग पेड़ों को गिरा रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए, और मतलब जो पोल्यूशन है वो भी बढ़ता जा रहा है। मेन कंसर्न में यही है कि लैंड का डिग्रेडेशन होता है, मतलब उसकी फर्टिलिटी खत्म होना। एयर पोल्यूशन बढ़ना, जिससे जो भी मतलब सांस से रिलेटेड बीमारी है वो अराइज होती है। वाटर पोल्यूशन होता है। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी खत्म होती जा रही है, और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये हमारे मेन रीजंस बता रखे हैं इसमें। ठीक है। आप इनको देख सकते हो। अब है चिपको मूवमेंट, आज हम इससे पढ़ेंगे। चिपको मूवमेंट बोल दो या एपिको मूवमेंट, दो मूवमेंट थे। इनका मेन कारण था आने का कि पेड़ों को कटने से बचाना। चिपको मूवमेंट था ये 1973 में आया था उत्तराखंड में, और एपिको मूवमेंट 1983 में। चिपको मूवमेंट चलाया गया था सुंदरलाल बोल दो या श्यामलाल बहुगुणा के द्वारा, जबकि जो एपिको मूवमेंट था वो पांडुरंगा हेज के द्वारा। दोनों का क्या कारण था कि दोनों के लिए जो लोग थे वो पेड़ों के तने के चिपक गए थे, ऐसे कि वो लोग उसे काटे ना। इसके लिए उन्होंने कंडीशंस रखी थी। उन्होंने 12,000 पेड़ों को कटने से बचाया था। जो वॉलेंटियर थे एपिको मूवमेंट के, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए थे क्या, कि भाई जो लोकल पीपल हैं वो उन्होंने कंसल्ट किया जब ट्री को मार किया गया गिराने के लिए, तो जो भी 100 मीटर के दायरे में आते थे, 30 डिग्री स्लोप था जिनका, उनको काटा नहीं जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का होता है प्रोसेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, कि जो भी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो प्रेजेंट जनरेशन की भी अच्छी हो और फ्यूचर जनरेशन की भी, उसको भी बनाए रखा जाए। ठीक है। तो ये सबसे पहले फोकस किया गया था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट के द्वारा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है जो पूरी करता है नीड्स को प्रेजेंट जनरेशन की, बिना क्वालिटी को ख़राब किए हुए फ्यूचर जनरेशन की। तो इसमें क्या है, यही कि भाई मतलब फिर भी क्यों खराब होता जा रहा है। देखो, डाइवर्स क्रॉप ग्रोन की जाती है, मतलब वही लैंड पर बार 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 बार, जिससे उसकी सोil फर्टिलिटी गिरती है। माइनिंग का भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा आप रिसोर्सेज का यूज़ करें। स्मोक बढ़ता जा रहा है, जो इंजरियस है हमारी हेल्थ के लिए। ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक प्रोसेस है ग्रोथ का, जो फुलफिल करता है नीड प्रेजेंट जनरेशन की, बिना चैलेंज की वेबिलिटी फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को फुलफिल करने के लिए। स्ट्रेटेजीज क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ओनली हमें जुडिशियस और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के ऊपर फोकस करवाता है, कि हमें रिसोर्सेज का अच्छे से यूज करना है बिना फ्यूचर जनरेशन को मतलब चैलेंज किए हुए। तो इसमें ये बता रखा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि एग्जिस्टिंग पेस को रोकना, बल्कि इसका मतलब ये है कि जुडिशियस और ऑप्टिमम यूटिलाइज करना रिसोर्सेज को इस तरीके से कि जो ग्रोथ है उसकी स्पीड बढ़ जाए, बिना चैलेंज की वेबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन को। तो इसमें रिलायंस और नॉन कन्वेंशनल जो भी एनर्जी है उस पर डिपेंड रहो, क्योंकि देखो नॉर्मली हम हमारी जो नीड्स है उसको थर्मल और हाइड्रो पावर प्लांट की हेल्प से पूरा करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में CO2 वगैरह इमिट करते हैं, जिससे क्या होता है, पोल्यूशन होता है।
दूसरा एलपीजी गोबर गैस इन रूरल एरिया, जो हाउस होल्ड होते हैं रूरल एरियाज में वो डिपेंडेंट है नॉन कॉमर्शियल सोर्सेज पे, जैसे लकड़ी है, डंग है, केक वगैरह इस पे, तो इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो यही है कि इनको छोड़कर आप जो भी सरकार है, जैसे उज्ज्वला योजना चलाई है, लोगों को सिलेंडर वगैरह दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी गरीबी रेखा से नीचे है। तो इससे क्या होगा कि है ना, पोल्यूशन को रोका जा सकता है। सीएनजी आजकल है ना, जो भी गाड़ियाँ होती हैं उनमें सीएनजी वाला सिस्टम कर दिया कि सीएनजी से चलाओ। दिल्ली वगैरह में ज़्यादा फेमस है, अब हरियाणा फरीदाबाद वगैरह में भी लगाए गए हैं। वाइंड पावर क्या होता है, ऐसे पंखे से होते हैं जो हवा चलने के साथ घूमते और इलेक्ट्रिक जनरेट करते हैं। इनका इंस्टॉलेशन तो महंगा है, लेकिन ये पोल्यूशन नहीं करते, वेलफेयर ओरिएंटेड है। सोलर पावर थ्रो फोटोवोल्टिक सेल्स, ये आपने देखी होंगी ना, तो ये भी एक रिसोर्स है एनर्जी का। जो सनलाइट होती है इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और नॉन एग्जीक्यूटेबल सोर्स है। जो कन्वर्जन है सोलर एनर्जी का इलेक्ट्रिसिटी में, वो एक डिस्टेंट ड्रीम नहीं रहा है, क्योंकि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी आ गई है। ठीक है। और मिनी हाइडल प्लांट, इसमें क्या होता है कि भाई जैसे एक भाई पानी का टैंक लगा लो, ठीक है, और उसमें से पानी छोड़ा जाता है और नीचे टरबाइन होता है, जैसे पानी का बहाव उस पे जाता है तो वो घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ट्रेडिशनल नॉलेज में यही है कि भाई बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में, हमारी चीज़ों में किसी कमी नहीं है। जैसे बहुत सारे भाई हमारे देश में फ्लोरल स्पीसीज 15,000 है, जिसमें से 8,000 तो ऐसी है जो मेडिसिन है, मतलब जिनका हम यूज़ करते हैं हेल्थ सिस्टम को अच्छा करने के लिए। बायो कंपोस्टिंग में ये होता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आने के बाद जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो कंपोस्ट से केमिकल की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो इससे क्या हुआ है, लैंड की फर्टिलिटी गिर रही है, तो इसको रोको, मतलब ऑर्गेनिक मेथड्स को अपनाओ, ताकि है ना जो लैंड है उसकी ग्रोथ बनी रहे, फर्टिलिटी बनी रहे, उसको नुकसान ना हो। लास्ट है बायो पोस्ट कंट्रोल, इसमें ये बता रहे जो केमिकल पेस्टिसाइड्स है उसमें मतलब बहुत सारे भाई ऐसे केमिकल्स आते हैं जो नुकसान करते हैं सोइल को, वाटर बॉडीज को। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ना जैसे नीम वगैरह है उन सभी चीज़ों के यूज़ पर फोकस करना चाहिए, ना कि केमिकल्स पे, कीड़े वगैरह के अटैक को रोकने के लिए। ठीक है, तो ये है हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद हम अभी करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, जो मेन होगा मैं वो समझा दूंगी आपको। ये हमारे थोड़े एमसीक्यू वगैरह में कोई सी असर्सन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट, यहाँ पे नीति आयोग के बारे में बताया गया है कि नीति आयोग की क्या, तो नीति आयोग लोकलाइजेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करेगा, मॉनिटर करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की प्रोग्रेस को। इसमें क्या होता है कि 0 से 100 तक है ना रैंक दी जाती है। जो 0 से 49 के बीच में रहते हैं वो एस्पायरेंट होते हैं, 50 से 64 में फ्रंट रनर, और 100 तक जो चले जाते हैं वो टारगेट अचीवर्स होते हैं। पोचिंग एक वर्ड आएगा, पोचिंग का मतलब हो जाए जब जानवरों की तस्करी वगैरह की जाती है तो उसे पोचिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड का है, तो ये तो अफेक्ट होगा ही, क्योंकि लोग बढ़ेंगे तो डिमांड भी बढ़ेगी। पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था तो लिमिटेड रिसोर्स में काम चल जाता था, लेकिन आज के टाइम में लोगों की डिमांड ज़्यादा है। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के डिफरेंसेस है, तो ये आप पढ़ के देख सकते हो। थैंक यू।